आज से श्रीवास्तव और भक्ति का पवित्र सावन महीना शुरू। 8 सोमवार के साथ 2 महीने तक चलेगा सावन का महीना। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 7 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को करेंगे संबोधित। और 3 दिन में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं 7 केंद्रीय मंत्री। अमित शाह राजधानी में बताएंगे रात। पीएम मोदी के साथ आ सकते हैं गडकरी, रेल मंत्री। झांसी में 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग। इंश्योरेंस कंपनी की महिला समेत 4 की मौत, 18 लापता। सेना ने संभाला मोर्चा। अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 14 जुलाई तक चला पूरा मामला। दिल्ली एनसीआर में आज से रूट डायवर्जन। कांवड़ यात्रा के दौरान 15 जुलाई तक भारी जाम। जलेंगे 4 जिले। शहरों में बढ़ेगा ट्रैफिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है दिल्ली से, जहां पर अध्यादेश मामले पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अध्यादेश मामले पर सुनवाई। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनवाई की बात सामने आई है और दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली है ये याचिका। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करी जाएगी। अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अध्यादेश मामले में आज होगी सुनवाई। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस पूरे मामले पर करेंगे सुनवाई और दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली है याचिका। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश मामले की होगी सुनवाई। तो अध्यादेश मामले के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में होगी सुनवाई और दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली है ये याचिका। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करे जाने की बात सामने आई है और दिल्ली अध्यादेश मामले पर आज बड़ी सुनवाई होगी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश की मामले को लेकर होगी सुनवाई। आम खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनवाई की बात कही गई है। तो भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में होगी सुनवाई। दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को लेकर याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी अध्यादेश मामले की सुनवाई। तो इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में होगी सुनवाई। तो आम खबर आपको बता रहे हैं और दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली है याचिका। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस वक्त की आम खबर, दिल्ली अध्यादेश मामले पर आज होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश मामले की सुनवाई की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में होगी सुनवाई। तो भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनवाई होगी और दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर यह आम खबर, सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे मामले की होगी सुनवाई और भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनवाई की बात सामने आई है और दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली है याचिका और दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अध्यादेश मामले पर आज सुनवाई होगी और भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में आज अध्यादेश मामले को लेकर सुनवाई है। बेहद बड़ा ये मामला। दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर गई। उसने अध्यादेश को लेकर समर्थन मांगने की भी कोशिश की, लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में है, क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? आज का दिन बेहद अहम है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो लड़ाई है ये जग जाहिर है और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है और वो पूर्णतः राज्य अभी तक मैं कहूंगा कि केंद्र शासित राज्य नहीं है, लेकिन पूर्णतः राज्य का दर्जा उसको नहीं मिला हुआ है। लेकिन इसी वजह से ये लड़ाई जो है मुख्यमंत्री और LG के बीच टकराव की वजह हर बार बनती है और इसी कारण आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत भी दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी इस राहत को फिर से पलट दिया और
एक अध्यादेश लाकर सारे फैसले फिर से एलजी को दे दिए, और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल काफी हताश और निराश हुए, और उसकी वजह से उन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ये अध्यादेश रोक दिया जाए। और इसी रोकने के संबंध में हम्म। आज सुप्रीम कोर्ट डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई करेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस अध्यादेश को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी पार्टियों को अपने साथ समर्थन में मिलाने की कोशिश भी की है। जी बिल्कुल, देखिए प्रवेश, इसके पहले भी जब पूरे मामले को लेकर दिल्ली कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था, तब हमने देखा था कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, इसको लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं दिल्ली कोर्ट की ओर से राहत मिली थी, हाईकोर्ट माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिलने की बात सामने आई थी। और अब जब फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है, तो आज जो सुनवाई के बाद सामने आएगा वो भला क्या कुछ हो सकता है और किसके पक्ष में नतीजे जा सकते हैं? देखिए, ये तो कोर्ट का फैसला है, और ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट आज का जो सुनवाई करेगा तो वो किसके पक्ष में जाता है, देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। बार बार उनका जो जंग है वो इसी बात को लेकर है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जनता ने चुना है, तो सारे जो उनके कार्य करने की शैली है वो मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए, जबकि पूर्ण राज्य ना होने की वजह से सारे कार्य की शैली जो है वो एलजी साहब के पास है। और इसी टकराव की वजह से वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और आज उन्हें फिर से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में कुछ ना कुछ जरूर सुनाएगा फैसला। बिल्कुल, देखिए देखिए आज का दिन बेहद अहम है प्रवेश, तो चाहे दिल्ली सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की, दोनों की नजर आज किस सुनवाई पर बनी हुई है, दोनों ही नजरें टिकाए हुए हैं कि आखिर किसके पक्ष में फैसला सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो सुनवाई होगी तो उसमें अहम बात ये होगी कि जिसके पक्ष में बात जाएगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात पर विवाद कर रहे हैं, तो वही केंद्र सरकार आराम से जो है अपने बैठे हुए सिर्फ मैं ये कहूंगा एक खेल खेल रही है। उन्होंने अध्यादेश लाकर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल इसी मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि सारे फैसले का जो अध्यादेश है नहीं लाना चाहिए, सारे फैसले दिल्ली सरकार के पास ही होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर उनको पलटती है, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा में कुछ ना कुछ दोहरी नीति अपनाने की, यही विवाद को लेकर वो आज सुप्रीम कोर्ट में इसी सुनवाई को दोबारा से करवा रहे हैं और अध्यादेश को लाने की रोक को मांग पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अध्यादेश के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि दोनों की ही नजरें आज के इस मामले पर लगातार टिकी हुई हैं कि आखिर कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में जाता है। एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार अपनी शक्तियों को अपने पास रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से जो अध्यादेश लाया गया था, अब उसको लेकर दिल्ली सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। और अब सीधा आपको गोरखपुर से हम तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्या कुछ कहते हैं सुनाते हैं। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी, डॉक्टर अल्पना अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आनंद लोक हॉस्पिटल अपने एक नए संस्करण के साथ, नए हॉस्पिटल के साथ आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अपनी सुविधा देने के लिए यहां पर तैयार हुआ है। इस अवसर पर मैं न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी को
डॉक्टर अल्पना अग्रवाल जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और स्वाभाविक रूप से इसमें केवल सरकार के भरोसे रहकर के ही हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता, आज से 9 वर्ष पहले तक यह कठिन जरूर था कि एक सामान्य व्यक्ति निजी हॉस्पिटल में जाकर के या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सके, लेकिन इस देश का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिन्होंने देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। आज उसका परिणाम है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में या निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। ये वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की जो सरकार कार्य कर रही है, इस सरकार के प्रदेश और देश के गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए दी जाने वाली बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ उनकी संवेदना को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि सरकार के प्रयास अगर बेहतर दिशा में हो और अच्छी नियत से हो तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और वो परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले तक क्या स्थितियां थी। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रूप में था, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ में अपना कार्य कर रहा है। वहां का बाल संस्थान भी बनकर के तैयार हो चुका है, कार्य कर रहा है, और इसके साथ ही गोरखपुर में एम्स भी अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। पिछले 6 वर्ष में गोरखपुर में निजी क्षेत्र में भी अनेक हॉस्पिटल आए हैं जिन्होंने यहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का एक प्रयास किया है, लेकिन इसके साथ ही सरकार के स्तर पर लगभग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो चुका है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, महाराजगंज में भी पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा हो चुका है। यानी हर जनपद में एक नए मेडिकल कॉलेज हमें बेहतर स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के लिए उपलब्ध हो चुका है। 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर के 2022-23 के बीच में हम लोग 59 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं। जो बाकी 16 जनपद थे उनमें से 4 में हम लोग पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण वर्तमान में करा रहे हैं, और 6 अन्य पर हमारी कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। यानी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। ये चीजें दिखाती है कि सरकार की प्रतिबद्धता और आम जनमानस के प्रति, एक गरीब के प्रति उसकी संवेदना
स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक परिवर्तन ला सकता है और किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी और सुसंस्कृत शिक्षा के साथ साथ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा का बेहतर माहौल उस समाज को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। निजी क्षेत्र की इसमें बड़ी भूमिका है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के कार्य करते हैं तो उसके परिणाम सामने आते हैं। और मुझे अच्छा लगा, न्यू आनंदलोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 15 बेडेड आईसीयू की सुविधा दी गई है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर पहुंचे हुए थे, हम बातें कहते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 7 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम बढ़ गए और दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 780 रुपए हो गया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किए जाने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब यहां पर लोगों पर महंगाई का और ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जबकि आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। 7 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो प्रति सिलेंडर 7 रुपए गैस के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 780 रुपए का हो गया है। अब 7 रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की बात सामने आई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। और कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। कुलदीप, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में 7 रुपए की वृद्धि हुई, यानी महंगाई की मार अब और ज्यादा जनता पर पड़ी। देखिए, तेल वितरण कंपनियों ने आज सुबह जब 7 रुपए की कमर्शियल गैस के अंदर बढ़ोतरी करी गई है, जिसके बाद आज दिल्ली के अंदर 1773 से बढ़कर 1780 रुपए सिलेंडर की कीमत पहुंच गई है। और फिलहाल यहाँ इसमें राहत वाली बात थी कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर उसके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जो तेल वितरण कंपनियां होती है, हर महीने की पहली तारीख पर अपना एक नया रेट तय करने का उनको अधिकार है। जिसके बाद उन्होंने पीछे मई के अंदर भी कमर्शियल सिलेंडर के अंदर उन्होंने 172 रुपए की कटौती की थी। वही जून के अंदर उन्होंने 83 रुपए की कटौती की थी, जिसके बाद सिलेंडर काफी सस्ता हो गया था। और आप इस पर 2 महीने बाद इन्होंने 7 रुपए बढ़ा के कमर्शियल सिलेंडर 7 रुपए बढ़ाया, जिसके बाद अब कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया। फिलहाल जो राहत है इसमें यही कि एलपीजी गैस के कारण भी घरेलू कीमतों में कोई बढ़ोतरी करने को देखने को नहीं मिली है, जिससे जो गरीब तबके परिवार के लोग हैं उनको अभी राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए कुलदीप, भले ही घरेलू सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा ना हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके जो लोग व्यापार करते हैं और उन पर अब इसका असर जरूर पड़ेगा। पहले ही आम जनमानस के सामने महंगाई इतनी ज्यादा है, चाहे सब्जी हो, दाल हो या मसाले हो, हर एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये असर आम जनता पर ही डाल रहा है। जी देखिए, जैसा कि कमर्शियल सिलेंडर जितना यूज होता है कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल, 5 स्टार्स जिनके अंदर कमर्शियल सिलेंडर ही यूज होता है, जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी तो उनके अंदर जो वहाँ खाने पीने की चीजें है उसके अंदर उनको भी बढ़ाया जाएगा। और जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर भी जब कमर्शियल गैस से वो वेल्डिंग वगैरह कई तरह के काम होते हैं, अगर वो चीज महंगी होगी तो उस तरह के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह कई तरह ये चीजों में महंगाई देखने को मिलेगी। और इसका सीधा असर जो जनता के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट के अंदर ही रेटों के अंदर बदलाव किया जाएगा। एक तरफ जब जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है सब्जियों को, मसालों को लेकर, और अब ऐसे में जो एलपीजी कीमत बढ़ जानी और इसको लेकर और भी तरीके की महंगाई बढ़ेगी और जो सीधा का सीधा असर गरीब जनता को पड़ेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इसका सीधा असर आम जनता को पड़ेगा। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 780 रुपए का हो गया है। 7 रुपए की वृद्धि इस सिलेंडर की कीमतों की गई है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 7 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 780 रुपए का हो गया, वृद्धि देखने को मिली है। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, सब्जियां भी अब आम आदमी की थाली से दूर हो रही है। टमाटर जहां 160 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, तो वहीं हरी धनिया की कीमत 300 रुपए किलो हो गई है। और परवल की बात की जाए तो 80 रुपए प्रति किलो तक दाम बढ़ने से गरीब लोग सब्जियां भी नहीं खरीद पा रहे हैं। और परवल 80 रुपए, जबकि अरबी 80 रुपए, तो वहीं भिंडी ने 70 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जमाखोरों की वजह से सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सब्जियों की कीमतों के साथ साथ दाल और मसालों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिसके चलते लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है और लोगों की जेब खाली हो गई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, दाम बढ़ने से आम व्यक्तियों के लिए सब्जी खरीद
खरीद पाना एक बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। परवल 80 रुपए किलो है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के साथ साथ दालें और मसाले भी पूरी तरीके से महंगे हो गए हैं। जमाखोरों की वजह से सब्जियों की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। आम जनमानस के जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सब्जियां भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं, किचन का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। टमाटर जो है 160 रुपए प्रति किलो। टमाटर से महंगाई की जो कीमतों में जो इजाफा हो रहा था सब्जियों की, उसकी शुरुआत होती है, लेकिन ये लगातार अब परवल, अरबी और भिंडी तक पहुंच जाती है। अब सब्जियों के साथ साथ दालें भी महंगी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि मसाले भी महंगे हो गए हैं। जो जीरा अब तक महज 300 रुपये प्रति किलो तक बिकता था, वो अब 700 से 800 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। मेरठ से हमारे साथ राजू जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा। राजू, महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ रही है, चाहे सब्जी हो, मसाले हो या दालें हो, हर एक चीज महंगी हो गई है। आम जनता की थाली से एक एक कर चीजें गायब हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा फर्क आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो अब और ज्यादा अधिक भार जो है वो महंगाई का झेलने वाली है, क्योंकि लगातार सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। टमाटर का जो रंग है वो लगातार लाल होता जा रहा है। अब टमाटर के दामों की बात करें तो 160 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के टमाटर के दाम पहुंच चुके हैं। वहीं अदरक भी लगातार महंगा होता जा रहा है, 320 रुपए किलो अदरक हो रहा है। वहीं हरी मिर्च और प्याज की बात करें तो उनके भी दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जेब पर पड़ रहा है। जो मध्यम वर्ग के परिवार है उनकी जेब पर इसका सीधा फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो सरकार है, जिम्मेदार सरकार, बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं निभाने में असफल साबित हो रही है। बड़े वादे किए गए थे आम जनता से कि चुनाव के बाद जो महंगाई है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कमी आने की जगह और अधिक महंगाई अब बढ़ती नजर आ रही है, जिसका सीधा फर्क आम जनता पर पड़ता नजर आ रहा है। आम जनता महंगाई से परेशान है और कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई से दो चार होती हुई नजर आ रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लगातार बढ़ रही सब्जियों पर महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन अभी फिलहाल आम जनता परेशान है बढ़ती महंगाई से, उन्हें कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल राजू, देखिए आम जनता परेशान है महंगाई से, लेकिन सब्जियों, दालों और मसालों के लगातार दामों में हो रही वृद्धि की असल वजह क्या है राजू? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जमाखोरी के चलते भी दामों में वृद्धि हो रही है। अभी तक सिर्फ टमाटर के दामों में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर और सब्जियों की जमाखोरी शुरू हो गई, जिसके बाद से अब लोगों पर और ज्यादा महंगाई का असर पड़ गया। देखिए गरिमा, कहीं ना कहीं ये भी कारण निकलकर सामने आ रहा है कि जो जमाखोर है वो सब्जियों को जमा कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं महंगाई पर भी असर पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है सब्जियों पर और इसका एक प्रभाव जो है लगातार हो रही बारिश को भी बताया जा रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो फसल है उसको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है और उस नुकसान का खामियाजा अगर झेलना पड़ता है तो वो आम जनता को झेलना पड़ता है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो बाजारों में चीजें महंगी आएगी और जब महंगी चीज बाजार में आएगी तो उसे कौन खरीदेगा? आम जनता उसे खरीदेगी और आम जनता को उसका भार जो है वो झेलना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि जो बारिश है वो भी महंगाई बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है और जो जमाखोर है वो भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन जो सरकार है उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए और जमाखोरों पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि महंगाई की दर को कहीं ना कहीं कम करा जा सके, जिससे आम जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल बिल्कुल सके। आम जनता इंतजार करिए कि कब इस महंगाई की मार से आम जनता को राहत मिलेगी। हमारे साथ में और भी अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से पवन तिवारी का रुख कर लेते। पवन, राजधानी लखनऊ में महंगाई के क्या हालात हैं? क्योंकि चाहे सब्जी हो, मसाले हो या दालें हो, हर एक चीज की कीमतों में इजाफा लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। जी, आपको बता दें जिस तरह से लखनऊ में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, साल है उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ जो मसाले हैं उनके दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो राजधानी लखनऊ के निवासी हैं उनकी जेबें भी ढीली हो रही हैं। इसके साथ ही जो किचन है उसका बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया, क्योंकि जिस तरह जो टमाटर के रेट में अचानक वृद्धि हुई तो 20 रुपए किलो से आज लगभग 150 पहुंच गया। इसके अलावा जो अदरक की बात की ली जाए तो इसमें 300-350 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है और वहीं जीरे की बात की जाए तो जीरा जो 300-400 में था आज 700-800 में हो गया है।
इसके साथ ही जो दाल थी, दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर जो राजधानी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। महंगाई को लेकर पहले से ही काफी पीड़ित थे। गैस सिलेंडर का दाम 1140 रुपए हो गया है। इसके अलावा वो अन्य जो चीजें खाद्य जो चीजें हैं उनके दामों में वृद्धि होने से जो आम आदमी है उनकी जेब पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और साथ ही साथ उनके जो थाली का जो एक स्वाद होता था वो भी बिगड़ गया है। लगातार जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। जब टमाटर की बात की जाए तो जो अचानक एकदम से जो वृद्धि हुई है उससे आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर आम आदमी पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। परेशान आम जनता हो रही है क्योंकि किचन का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। शीरब चौधरी का रुख कर लेते हैं, अमरोहा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शीरब कह रहे हैं कि जमाखोरी के चलते भी लगातार दामों में जो वृद्धि हो रही है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्या अमरोहा में भी इस तरीके की कोई घटनाएं सामने आ रही हैं और जमाखोरी ना हो सके इसको लेकर क्या प्रशासन कोई कदम उठा रहा है? शीरब, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शीरब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पवन, कहा यह जा रहा है कि जमाखोरी भी बढ़ती महंगाई के पीछे एक बड़ी वजह है। लगातार जो वृद्धियां हो रही हैं सब्जियों के दामों में, इन सब के पीछे जमाखोरी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जबकि मौसम की जो मार पड़ी है यह भी माना जा रहा है। असल वजह क्या है? किसके चलते आखिर सब्जियों के दाम अचानक से इतना आसमान छूने लग गए? पवन, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। जी, आपको बता दें जो ये बारिश जो हुई है उसके बाद जो सब्जियों की खेती है उसको पड़ा है। खासतौर से अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की फसलों पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके और जब टमाटर मार्केट में कम आना हुआ उसके बाद जो आड़ती हैं उन्होंने उसको रोका भी है। मंडी में अगर बात की जाए तो टमाटर को रोक लिया गया है, जिसकी वजह से दामों में अचानक भारी वृद्धि हुई है। क्योंकि जो किसान थे उन्होंने तो अपना टमाटर खेत से दामों बेच दिया, लेकिन ये मार्केट में आके कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मार्केट में कम पहुंच पा रहा है और इसके दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। बात की जाए प्याज की भी तो प्याज के दामों में वृद्धि हुई है। तो इसमें और इसके अलावा जो मसालों की बात की जाए तो इसमें ऐसी इसमें भी जो है जमाखोरी की बात सामने आ रही है कि इसको भी मार्केट से दबाया गया। क्योंकि जो ये चीजें जो है दाल है या जीरा है, टमाटर है, ये लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं। तो अगर इनको जब बाजार में ये जो कम आएंगे और रोक लिया जाएगा तो वो वास्तव में अपने दाम अपने आप ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो जीरा है ये हर घर में यूज होता है और लगभग हर सब्जियों में दाल में इसको डाला जाता है। तो अगर ये जब मार्केट में इसकी कम आवक होगी तो इसकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जमाखोरी इस पूरे प्रकरण में साफ तौर पर सामने आ रहा है। इसमें सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि जो इस तरह के आड़ती हैं जिन्होंने इसको रोका इसको आने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल पवन, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में शीरब चौधरी अमरोहा से जुड़ चुके हैं। शीरब, अमरोहा में क्या हालात हैं? क्या जमाखोरी लगातार हो रही है? इसी के चलते अब लोगों के घरों तक उनकी थाली में सब्जियां दालें सब गायब हो रही हैं। शीरब, आवाज मिल रही है आपको? शीरब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आप हमें सुन पा रहे हैं? शीरब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं जो लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आखिर आम जनता कितनी परेशान है। शीरब के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि देखिए दाम बढ़ने से लगातार लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि ना तो अब लोग सब्जियां खरीद पाते हैं, ना ही दालें खरीद पा रहे हैं और ना ही उनमें पड़ने वाले मसाले। तो लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। अब तक ये मार लोगों को पड़ती थी, लेकिन पेट्रोल डीजल तक ये सीमित रहती थी, लेकिन अब लोगों के किचन में महंगाई का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। शीरब हमारे साथ में लगातार बने। शीरब, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शीरब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए, दाम बढ़ने से गरीब लोग सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं, आम जनता परेशान है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब आम जनता की किचन पर सीधा असर पड़ रहा है। टमाटर की कीमत जहां 160 रुपए प्रति किलो हो गई है, तो वहीं धनिया 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है और परवल की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपए प्रति किलो बाजार में ये बिक रहा है, जो कि आम जनता के लिए काफी महंगा हो गया है। और दाम बढ़ने से गरीब लोग सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं। महंगाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है और किचन का बजट आम जनता के बिगड़ चुका है। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप सभी संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको भोपाल से खबर बता देते हैं। भोपाल से खबर,
सीएम कर सकते हैं संविदा कल्चर को खत्म करने की घोषणा। संविदा कर्मचारियों को मिलेगी शासकीय कर्मचारी जैसी सुविधा। प्रदेश में अभी करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारी है कार्यरत। प्रदेश में अभी करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं कार्यरत। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बुलाई संविदा कर्मचारियों की महापंचायत। भोपाल से खबर, आज से एमपी में खत्म हो सकता है संविदा कल्चर। सीएम कर सकते हैं संविदा कल्चर को खत्म करने की घोषणा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ जानकारी है? आज से एमपी में खत्म हो सकता है संविदा कल्चर। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में हाल ही 4 महीने बाद चुनाव है, 4 से 5 महीने बाद चुनाव है। तो चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जैसे वर्ग हैं, चाहे संविदा कर्मचारी हैं, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं और एनएचएम के संविदा कर्मचारी, तो तमाम कर्मचारी जो संगठन है, जैसे सचिव संगठन, मध्य प्रदेश सचिव संगठन, कुछ दिन पहले सचिव संगठन की एक महापंचायत बुला गई थी। उस महापंचायत में सचिवों की जो सैलरी थी उसको बढ़ा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए, जो कयास लगाए जा रहे, जो सारे जो कयास लगाए जा रहे, तमाम दल जो है, तमाम जो संगठन है, उन संगठनों को साधने की तैयारी की जा रही है। और आज इसी तारीख में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक महापंचायत का आज एक महापंचायत की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश से 2.5 लाख संविदा कर्मचारी सम्मिलित होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इससे कयास लगाया जा रहा है कि इससे जो आज का जो दिन है संविदा कर्मचारियों के लिए एक इतिहास का दिन बन सकता है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी कोई शासन से ऐसा कोई अधिकृत पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी, संविदा कर्मचारी जो हैं, क्या उनको फिर परमानेंट नियुक्ति दे दी जाएगी, ऐसा प्रावधान करने जा रहे हैं क्या शिवराज सिंह चौहान? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जो प्रदेश अध्यक्ष है ये संविदा कर्मचारी के पंकज भदौरिया, उन्होंने कहा था कि ऐसे कयास लगाया जा रहा है, हो सकता है हम लोगों को सबको परमानेंट कर दे, जैसे सास की जो सुविधा है उन लोगों को मिले, जिस प्रकार से जो सास की जो कर्मचारी रहते हैं उसी प्रकार से इनको सारी सुविधा दी जाए। तो जो कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है इनको परमानेंट कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आज से एमपी में खत्म हो सकता है संविदा कल्चर। कुशीनगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएम मोदी का कार्यक्रम बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रखने वाले थे आधारशिला। बारिश की वजह से कार्यक्रम को रद्द किया गया है। बरवा फॉर्म में जनसभा को संबोधित करने का था कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे कुशीनगर। सात जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे कुशीनगर। सीएम योगी का भी आज का कुशीनगर दौरा स्थगित हुआ है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को आना था कुशीनगर, बारिश की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी साझा की है।
कुशीनगर का दौरा, पीएम मोदी का कार्यक्रम बारिश के कारण स्थगित हो गया है। कार्यक्रम स्थल में पानी भरा होने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम स्थल में इस तरीके से पानी भर गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ रहा। पीएम मोदी भी यहाँ पर आने वाले थे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले थे। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर वंदे भारत का गोरखपुर से लखनऊ ट्रायल। गोरखपुर से 4 घंटे 15 मिनट में लखनऊ पहुंची वंदे भारत। जुलाई को पीएम मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। अयोध्या में 5 मिनट रुकने के बाद वंदे भारत पहुंची लखनऊ। लखनऊ से खबर, जहां पर वंदे भारत का गोरखपुर से लखनऊ ट्रायल। गोरखपुर में 4 घंटे 15 मिनट में लखनऊ पहुंची वंदे भारत ट्रेन। 7 जुलाई को पीएम मोदी दिखा सकते हैं वंदे भारत को हरी झंडी। लखनऊ के चारबाग स्टेशन मौजूद है इस समय प्लेटफॉर्म पर हम। आप देख सकते हैं ये वंदे भारत है जो गोरखपुर से लखनऊ पहुंची है। लगभग 4 घंटे 15 मिनट का लगभग इसमें वक्त लगा है जो लखनऊ पहुंची है। फिलहाल ये अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और तमाम जो यात्री हैं उनको ये ट्रेन सुविधा देगी, क्योंकि ये पहली ट्रेन है जो जल्द से जल्द लखनऊ से गोरखपुर पहुँचाएगी। वंदे भारत ट्रेन है, इसकी वो बाहर की तस्वीरें हैं, हम आपको वो दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बाहर ये ट्रेन है। और ये पहली ट्रेन लखनऊ से शुरुआत होगी 7 तारीख से 7 जुलाई से। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दें। और तो आपको ट्रेन के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। एक बार आपको ट्रेन के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सीटिंग जो व्यवस्था है, प्रॉपर सीटिंग व्यवस्था है। ये गोरखपुर से लखनऊ पहुंची है 4 घंटे 15 मिनट में। इसका जो ट्रायल था वो आज था। 7 तारीख से अगर बात करें, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएं और लखनऊ गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ के लिए ये ट्रेन चले। फिलहाल आपको बता दें कि ये पहली ट्रेन है पूर्वांचली रोड पे जो चल रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गोरखपुर के लिए और गोरखपुर से लखनऊ के लिए। अभी देखना ये बाकी है कि राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन से ये ट्रेन संचालित होगी या गोमती नगर से। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि वजीरगंज क्षेत्र में पलटी तेज रफ्तार बस, खाई में पलटी तेज रफ्तार रोडवेज बस। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुरादाबाद से बस आंवला होते हुए बरेली जा रही थी। सूचना पर पहुंची थाना वजीरगंज पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। खाई में पलटी तेज रफ्तार बस। सूचना पर पहुंची थाना वजीरगंज पुलिस। थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम सरोरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं जहां पर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वजीरगंज क्षेत्र में पलटी तेज रफ्तार बस। कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों की दबंगई सामने आई। आपको बता दें एटा से खबर, जहां पर दबंगों ने युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा। युवक के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लाठी डंडों से बेरहमी से युवक को पीटा गया।
आपसी कहासुनी के बाद दबंगों ने जमकर की मारपीट। दबंगों को नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ। रामपुर के मोहल्ला गढ़ी राणा साहिबा की ये घटना बताई जा रही है। लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा गया, एटा से खबर। और ये तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दबंगों की बेरहमी से की गई पिटाई। और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगई आई सामने। एक युवक की बेरहमी से की जा रही है पिटाई। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम के दौरे से पहले गृह मंत्री शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। राजधानी में होगा आगमन। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में करेंगे रात्रि विश्राम। 6 जुलाई को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में करेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश के प्रमुख नेता, विधायक, सांसद होंगे शामिल। कुशाभाऊ ठाकरे करेंगे वहां पर निवास। बीजेपी प्रदेश के प्रमुख नेता, विधायक होंगे शामिल। शाह के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। विधायकों की बैठक ली जाएगी। शाह के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने की भी संभावना है। रायपुर से खबर, पीएम के दौरे से पहले गृह मंत्री शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी। हड़ताल पर संघ ने अस्पतालों में आम जनता से मांगी माफी। हड़ताल पर संघ ने अस्पतालों में आम जनता से मांगी माफी। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन होगा आंदोलन। नर्सिंग ड्रेस, ढिलाई भत्ता, नाइट ड्यूटी भत्ता की मांग। डिप्लोमाधारी स्टाफ नर्स को 3 वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है। खबर, जहां पर आज हड़ताल पर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बेमेतरा जिले के सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में सामूहिक रूप से गुरु व्यास पूजन का आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद के मार्गदर्शन में गुरु पूजन कर आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस दौरान सैकड़ों भक्त सामूहिक गुरु व्यास पूजा में शामिल हुए और विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आज आषाढ़ पूर्णिमा व्यास जी का जन्म दिवस है, प्रकट उत्सव। इसी को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों के सानिध्य में यहाँ पूरे क्षेत्र के जनता के सुख शांति के लिए आज हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया है। आप लोग भी आइए, आकर के सपाद लक्षेश्वर धाम या जहाँ है वहीं गुरु पूर्णिमा मना करके देश की सुख शांति की कामना करें। खबर कोरबा से है, जहां पर प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने
SCCL अस्पताल व कॉलोनियों का दौरा किया। मंत्री ने गली कूचों का दौरा किया, मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ SCCL के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री के दौरे के दौरान ही कॉलोनियों में व्यवस्था की बातें सामने आई। लोगों ने शिकायत कर कहा कि कॉलोनियों की समस्याओं से जूझ रही है, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई है, आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। को ये जितनी प्रशासनिक बैठकें होती हैं उसमें औपचारिकता पूरी नहीं करनी चाहिए, उसमें इनको ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारे ज़िले में प्रशासनिक कसावट की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं लुंज पुंज है, उसको कसावट लाने की आवश्यकता है। ठीक है, हमने बहुत सी सड़कों का निर्माण अभी कराया है, बहुत से काम आपके हुए हैं। बिजली पानी सड़क के पानी की समस्या भी हल हुई है, बिजली की समस्या भी हल हुई है, सड़कों का भी समाधान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो SCCL की कॉलोनियों का जो बुरा हाल है, उतना बुरा हाल किसी भी मेरे ख्याल अंडरटेकिंग में नहीं होगा। और अन्य अंडरटेकिंग भी जितनी भी है कोरबा में, उन सब का भी मैं निरीक्षण करूँगा। छत्तीसगढ़ सर्व विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर रायगढ़ जिला इकाई के भी संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण को मांग को लेकर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि रायगढ़ जिले में संविदा कर्मियों की संख्या करीब 2500 है। के विभिन्न विभागों में 45,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। कई विभाग तो संविदा कर्मियों के बल पर ही चल रहे हैं। गौरतलब है कि अधिकतर विभागों में कई सालों से संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। सरकार का शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जिसमें संविदा कर्मी ना हो। ऐसे में इनके अनिश्चितकालीन हड़ताल से शासन प्रशासन का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी भाजपा के लिए जितना क्रूशियल है, उतना ही कहीं ज़्यादा संविदा कर्मियों के लिए भी, जिनमें से अधिकांश अपनी आधी जिंदगी संविदा कर्मी की नौकरी करते हुए काट चुके हैं। ये हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है, हमारा नियमितीकरण। 2018 में हमने जब बीजेपी शासन था तब उनसे मांग किया थी इस संबंध में, तो बीजेपी शासन ने नहीं सुना था। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जो आज सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने आके हमको कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो 10 दिवस के भीतर हम आपको नियमित कर देंगे करके। तो आज 10 दिवस तो अब लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस संबंध में कोई पहल नहीं किया है। जी, ये पिछले 5 साल पहले चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस शासन के द्वारा घोषणा पत्र में भी लिया गया था और हमारे मंच में भी आकर उनके द्वारा वादा किया गया था कि हमारी सरकार में हम जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं सबको नियमितीकरण की सौगात देंगे। लेकिन 5 साल पूरे होने को हैं, 4.25 साल हो गए हैं, अभी तक इस विषय में उनके द्वारा किसी प्रकार का कुछ सोच भी नहीं है, न कुछ पहल की गई है। PWD राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाली सुरगी और मोहला की जीरा टोला से पेंडिंग पार सड़क में लाखों के भ्रष्टाचार की शिकायत और जांच को लेकर काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें, प्रदेश महासचिव जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नवीन अग्रवाल ने कहा कि PWD विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले की हल्दी सुरगी सड़क और नए जिले मोहल्ला मानपुर की 12 करोड़ लागत की जीरा टोला में पिंडिक पार और NH 230 कैरकट्टा के चिखला कसा के JSB ड्रेनेज लेयर नियमानुसार नहीं होने की मांग की गई है। और कोई भी काम ऐसे नहीं हुआ। शांति से आपको बताना चाहूँगा मैं कि आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले लोक निर्माण विभाग में हो रहे जमकर भ्रष्टाचार को लेकर हमने आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और जांच की मांग की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम राजनांदगांव जिले के ग्राम सुरगी से हल्दी और नया जिला मानपुर मोहल्ला के ग्राम जीरा टोला से पिंडिंग पार और नवनिर्मित जो NH 930 ग्राम खैरकट्टा से चिखले कसा, ये दोनों ही सड़क 12 करोड़ की लागत से बनाई गई है, जिसमें JSB ड्रेनेज लेयर का काम जो है बिल्कुल भी नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत हमने पूर्व में की गई थी और जांच की मांग हमारे द्वारा की गई थी। लेकिन आप जानते हो यहाँ के अधिकारी जांच नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो जांच नहीं करवा रहे हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन घोषणा पत्र 2018 में चुनाव जिसमें लाने वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का
वादा किया था, लेकिन ये वादा आज पर्यंत तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर समाचार पत्र पत्रिकाओं में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का नियमितीकरण का समाचार प्रकाशित किया जा रहा है। 47,000 अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन से हमने आग्रह किया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का वादा पूरा करें। सभी वर्ग अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रस्ताव आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सामने 18, 19, 21 जुलाई को अनुपूरक बजट है। यह समय उचित और नियमितीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि याद हो कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने, जो छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान सरकार है, उनने अपने जन घोषणा पत्र के 11 बिंदु में सभी अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग को रखा था। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वो हम सभी कर्मचारियों को ये आशा थी कि बजट में हमारी मांगों को रखा जाएगा मार्च। उसी लिए हम सरकार को जिताने के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सरकार सुने। सत्याग्रह और भूख हड़ताल के माध्यम से हम सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाह रहे हैं। और जितने भी 90 विधानसभा सीट के जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के साथ जो संगठन के पदाधिकारी पर्सनल जाके अपनी मांगों को रख रहे हैं और उनके पत्र के माध्यम से हमारे पत्र को अटैच करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी मांगों को अवगत कराएं, ऐसा हमने निवेदन किया है। खबर दुमका से है, जहां पर बासुकीनाथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हो गया है। इस बार लाखों संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ पर जलाभिषेक करेंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख की उपस्थिति में मयूराक्षी कला मंच से राजकीय श्रावणी मेला 2023 का विधिवत उद्घाटन मंत्री ने नारियल फोड़कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर झारखंड की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद अभय कांत प्रसाद, आयुक्त संताल परगना प्रमंडल लालचंद्र डाडेल, डीआईजी सुदर्शन मंडल समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। तैयारियां एक बार हम सबसे आग्रह करेंगे कि बासुकीनाथ नहीं देखा तो क्या देखा। आप जाके पूरे मेला क्षेत्र का बाहर से, जो मेला कभी 2 किलोमीटर में फैला था, आज 10 किलोमीटर तक फैलाव हो चुका है। सारे जगहों से कनेक्टिविटी आ चुकी है और सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सब जगह शौचालय की व्यवस्था की गई है। सफाई के लिए 92 दिनों तक अनवरत लोगों को लगाया गया है। स्वास्थ्य के लिए जो सेंटर्स थे, जहाँ जहाँ सुझाव दिए गए वहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। शिवगंगा की इस बार सफाई की गई है। बिल्कुल सुखद और स्वच्छ जल से एक सुखद अनुभूति हमारे बोलबम भाइयों का होगा। खबर दुमका से है, जहां पर हंजिया स्थित श्रावणी मेला प्रशासन शिविर से टेंट सिटी का स्थानीय विधायक प्रदीप यादव व उप विकास आयुक्त विजय सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित और फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक प्रदीप ने कहा कि कांवरियों की सेवा का जो भाव हर वर्ष हंजिया के लोगों में दिखता है, उसे देख ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर उनमें विराजमान है। इस साल भी सभी लोग मिलकर सेवा भाव से कांवरियों की ऐसी सेवा करें कि झारखंड से पूरी दुनिया को सावन के बेहतरीन प्रबंधन के लिए एक संदेश थे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।